नात्रांग शहर, जिसे एक ज़माने में चंपा डायनेस्टी के लोग कथूरा कहते थे। ये जगह काफ़ी ज़्यादा रोशन है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी रहती है, क्योंकि टूरिस्ट जब आते हैं वियतनाम तो नात्रांग आना नहीं भूलते। वजह कई सारी हैं कि नात्रांग के आसपास कुछ आइलैंड्स मौजूद है जहाँ पर स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और सी वॉकिंग जैसी चीज़ें होती हैं। वियतनाम का नेशनल म्यूजियम ऑफ ओशनोग्राफी है नात्रांग में मौजूद। फिलहाल मैं वहीं आई हुई हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर 60,000 से ज़्यादा समुद्री स्पीशीज़ जो हैं मौजूद हैं। ये म्यूज़ियम 1922 में बना था और यहाँ पर कई तरह की रिसर्च होती हैं। इनफैक्ट समुद्री जीवों की ब्रीडिंग भी यहाँ पर होती है। इन्हें सॉफ्ट कोरल कहते हैं। ये थोड़े फ्लैश जैसे होते हैं। अब सॉफ्ट का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि उनको आप टच करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट फील होगा। इनके अंदर कुछ कांटे जैसी भी चीज़ें होती है जिसको टच करने पे आपको चुभ सकते हैं। ये जो जीव है ना, इसका नाम है स्टोन फिश, और इसको स्टोन फिश इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये दिखने में पत्थर जैसी लगती है, और अगर ये एक जगह पे स्टेबल रहेगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये मछली है या पत्थर है। बट क्योंकि इसकी आंखें खुल बंद रही है ना, उससे पता चल रहा है। क्यूटू है ये भी। यहाँ पे जैसे इतने सारे पत्थर रखे हैं और पत्थर के बीच में ये आ गई स्टोन फिश। ये है स्टोन फिश। यहीं से तो बढ़ के बता रही हूँ आपको। क्या लगता है मुझे सब पता है? आई नो नथिंग। ये है कैमल श्रिम्प। उसके बारे में भी मैं पहली बार सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ और देख भी रही हूँ। सी दिसंबर 1994 में नॉर्थ वियतनाम के कुछ फार्मर्स को असली व्हेल का ये स्केलेटन मिला था। ये भी एक प्रकार की मछली है, मगर ये उसकी लाश है। ये म्यूज़ियम 2 फ्लोर का है और क्योंकि ये वियतनाम का नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ओशनोग्राफी है, नात्रांग के अंदर मौजूद है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है। एक्चुअली यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है और ज़्यादातर डिटेल्स आपको इंग्लिश में भी लिखी हुई मिल जाएंगी। देख सकते हैं आप, काम अभी यहाँ पर चलता ही जा रहा है। पता नहीं और कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ इनको अभी ऐड करनी बाकी है। एक और हिस्सा है म्यूज़ियम का। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो डेड बॉडीज़ को बॉटल्स में रखा गया है। इमारतें आसानी से बनती हैं और कुछ को बनने में सदियां लग जाती हैं। पूर्णनगर कॉम्प्लेक्स उन्हीं इमारतों में से एक है। 8th से 11th सेंचुरी के बीच ये मंदिर बनकर तैयार हुए और इन्हें बनवाया चैम डायनेस्टी के लोगों ने। सेंचुरी तक सेंट्रल और साउथ वियतनाम के बहुत सारे हिस्सों पर चंपा साम्राज्य का राज था
मगर धीरे धीरे यहाँ पर वियतनामीज़ लोगों का कब्ज़ा हो गया। चंपा डायनेस्टी के लोग अभी भी वियतनाम में रहते हैं, मगर यहाँ की अब वो एथनिक माइनॉरिटी का हिस्सा हैं। करीब 80,000 लोग अभी इस माइनॉरिटी में बचे हुए हैं। पो नगर एक्चुअली एक देवी है और उसका अगर लिटरल ट्रांसलेशन किया जाए तो उसका मतलब है मदर ऑफ द कंट्री। अगर आप नात्रांग बीच से पो नगर टेम्पल्स आ रहे हैं तो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह, और ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है इसे क्रॉस करना पड़ेगा आपको यहाँ आने के लिए। इंसान को हर बात के लिए जवाब चाहिए। मतलब अगर कोई सवाल ऐसा उसके सामने आ गया है जिसका आंसर उसके पास नहीं है तो वो कहानी तक बनाने के लिए राज़ी रहता है। फ़िलहाल हम चोंग रॉक पे हैं, इसे हॉन्चोंग कहा जाता है। बेसिकली ये 2 पत्थरों का ग्रुप है, बेसिकली आप इसे पत्थरों का टीला भी कह सकते हैं। मेरे पीछे आपको एक बड़ा पत्थर नज़र आ रहा होगा जहाँ पर अलग अलग लोग आकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और वहाँ पे एक हाथ की छाप जैसी कुछ नज़र आ रही है। तो कहानी ये है कि एक ज़माने में यहाँ पर एक जाइंट रहता था और उसी ने पत्थर समंदर में फेंक फेंक के पत्थरों का ये टीला बनाया। अब एक बार वो यहीं पर बैठा हुआ था पत्थरों के टीले पर और फिशिंग कर रहा था। उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई और उस मछली को खींचने के लिए उसने यहाँ पर हाथ रखा और उस मछली को खींचा तो जाइंट का जो हाथ है उसी की छाप इस पत्थर पर पड़ गई, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। चोंग रॉक्स आकर आपको नात्रांग का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कुछ आइलैंड्स भी यहाँ से दिखते हैं, जैसे कि त्रे आइलैंड, येन आइलैंड। नात्रांग बीच भी यहाँ से साफ साफ नज़र आता है। भले यहाँ पर जाइंट रहा करता था और उसने इन पत्थरों को यहाँ पर पानी में डाल के अपने बैठने के लिए जगह बनाई, बट उसे क्या पता था यहाँ प्लास्टिक आएगा, इंसान आएगा और उसके साथ साथ कचरा आएगा। पत्थरों पे वो जो निशान है, अगर वो उंगलियों के और हाथ के निशान थे तो ये डेफिनेटली पैर होगा या फिर पैर का अंगूठा। चोंग रॉक तक जाने के लिए आपको लगभग 60 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जिसका मतलब है 20,000 डोंग। लेकिन उसमें 20,000 डोंग में आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, वॉशरूम्स हैं, तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी बीच रिजॉर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ना तो बीचेस की कमी है ना रिजॉर्ट्स की। नात्रांग बीच यहाँ के सिटी सेंटर के बीचों बीच है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे ही होंगे। एक बात तो ये है कि आप आराम से चलते हुए बीच तक पहुँच सकते हैं, ये तो अच्छी बात हो गई। अब क्योंकि हर कोई चलते हुए बीच तक पहुँच सकता है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। पर पूरी की पूरी फैमिलीज़ नज़र आ सकती हैं जो यहाँ पिकनिक मनाने आई हुई होंगी। उनके पास चादरें होंगी, बर्तन होंगे जिसके अंदर खाना मौजूद होगा, घर का बना हुआ। लेकिन खाने के यहाँ और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको घर का खाना नहीं भी मिलता तो समंदर के जस्ट दूसरी तरफ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, और यहाँ की कॉफ़ी ट्राई करना तो बनता ही है। नात्रांग के
के त्रान फू इलाके में एक म्यूज़ियम है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रे यर्सन म्यूज़ियम। ये एक्चुअली एक फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वियतनाम में बहुत काम किया, काफ़ी ट्रैवल किया और यहाँ के लिए बहुत सारी वैक्सीन्स भी ईजाद की। अलेक्जेंड्रे यारसन यहाँ पर ख़ुद रहते थे और उनके घर को, उनकी लेबॉरेटरी को 1990 में म्यूज़ियम की शक्ल दी गई। यहाँ पर उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं और उनके कुछ इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। उनके कई नोट्स हैं, उनकी ली गई तस्वीरें भी हैं। वियतनाम में उन्होंने काफ़ी सफ़र किया, काफ़ी ट्रैवल किया और जो कुछ भी उनके पास मौजूद था वो सब कुछ इस म्यूज़ियम का हिस्सा है। वैज्ञानिकों का यानी साइंटिस्ट्स का कोई देश नहीं होता और ये बात अलेक्जेंड्रे यारसन पर बिल्कुल फिट बैठती है। जब उन्होंने वियतनाम में आकर रहना शुरू किया तो फिर यहाँ की प्रॉब्लम्स पर काम भी करना स्टार्ट कर दिया। उनकी कई सारी रिसर्च वियतनाम के काम आई। उन्होंने नात्रांग, दलात और हो ची मिन्ह में साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स की भी स्थापना की। ये भी माना जाता है कि दलात शहर को बसाने वाले अलेक्जेंड्रे यारसन ही थे। डॉक्टर यारसन ने दुनिया भर में ट्रैवल किया और ये उनका पर्सनल ग्लोब था। जिस तरह से यहाँ पर मौजूद जो भी चीज़ें हैं वो उनकी खुद की थीं, उनके घर का हिस्सा थीं। डॉक्टर यारसन ने वियतनाम में खेती और मौसम से जुड़ी कई सारी रिसर्च की। वियतनाम में प्लेग फैला हुआ था और उन्होंने प्लेग से निपटने के लिए सीरम भी बनाया। यहाँ पर उसके कुछ सैंपल्स रखे हुए हैं। एक जो चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो है उनकी आइटिनरीज, उनके ट्रैवल की गाथा। मेरे पीछे है कैथीड्रल ऑफ क्राइस्ट द किंग, जिसे नात्रांग कैथीड्रल भी कहा जाता है। इसे फ्रेंच गॉथिक स्टाइल में 19th सेंचुरी की शुरुआत में बनवाया गया था। और पता है इसे बनाने वाले कौन थे? फ्रेंच प्रीस्ट लुई वैले, जिन्होंने दानांग के पिंग चर्च को भी बनवाया था। इस चर्च के बगल में बहुत सारे टूमस्टोन्स लगे हुए हैं। एक्चुअली 1988 से पहले यहाँ बगल में एक सिमेट्री थी, एक कब्रिस्तान था, मगर 1988 में यहाँ पर सिटी के लिए एक ट्रेन स्टेशन बनवाया गया और उसके बाद उस कब्रिस्तान को ख़त्म कर दिया गया। वहाँ जो भी टूमस्टोन्स मौजूद थे उनको जगह मिली चर्च के अगल बगल में। Orange juice.
बुद्ध हमेशा इतनी मेहनत क्यों कराते हैं, इतनी सारी सीढ़ियाँ पार करवा के अपने तक पहुँचाते हैं। यह है नात्रांग की त्रांतुए पहाड़ी, जिस पर गौतम बुद्ध की ये ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। 1886 में यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली लॉन्गसॉन पगोड़ा बनाया गया, मगर इसके बाद उस पगोड़ा को और इस मूर्ति को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लोन आ गया था। उसके बाद वियतनाम वॉर के चलते हुए भी मूर्ति को और पगोड़ा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, मगर इसके बाद 1990 में ये मूर्ति और कॉम्प्लेक्स फिर से बनाया गया। 1936 में एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वियतनाम की बुद्धिस्ट स्टडीज़ फाउंडेशन बनाई गई और वियतनाम के जो भी हाईएस्ट रैंकिंग मंक्स हैं वो इस पगोड़ा का हिस्सा रह चुके हैं। मैं कह रही थी ना कि किसी भी पगोड़ा तक पहुंचने के लिए गौतम बुद्ध इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं और ऊपर पहाड़ी तक क्यों बुलाते हैं। शायद उसकी वजह यही है कि आप पहाड़ी पर पहुँचें और फिर नीचे देखकर ये समझ लें कि आप कुछ भी नहीं हैं, मात्र कीड़े के बराबर हैं।